अगर AIMIM अररिया लोकसभा चुनाव लड़ती है तो अब्दुल्ला सालिम साहब कैंडिडेट होंगे। 24 का होगा 24 का लड़ेंगे और 25 का होगा 25 का लड़ेंगे। तो आप अगर मौका मिले तो 2024 का लोकसभा चुनाव आप लड़ेंगे। मैं भी अब पहचानने लगा हूं, ये सिर्फ जब वक्त पड़ेगा तो आंसू रोएंगे। यहीं पर आंसू रोया है, लुंगियों से अपने आंसुओं को पोंछते थे कि मौलाना हमको सपोर्ट कीजिए, मौलाना ऐसा कीजिए, मौलाना ऐसा कीजिए। जो आदमी वर्कर को भूल सकता है वह आम जनता को तो 100 दिन पहले ही भूल सकता है। इसलिए इन लोगों से अब यहाँ के आवाम को इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इंशाअल्लाह हमें कवी उम्मीद आने वाले वक्त में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले उसी के प्लेटफॉर्म से यहाँ के लोगों को इंसाफ दिला करके रहेंगे। और ऐसे भी बेशरम लोग हैं जो मजलिस के प्लेटफॉर्म से अभी बुलंदी पर पहुंचे हैं। नहीं भूलना चाहिए, सीमांचल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इरिगेशन से लगाते हैं, जिन्होंने मेहनत कर कर जिताया लोगों को। वो कहते हैं कि हमारे साथ रात में हमारे दिन में हमारे साथ होते थे, रात में कहीं और होते थे। उन लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि MIM के वर्कर अगर मेहनत नहीं करते, किसी माय का लाल में दम नहीं था कि वो लोग जीत जाते। एक शौचालय तक नहीं दे सके जो कि हाट में यहाँ के लोग। ये लोग तो करप्शन में डूबे हुए हैं, ये लोग तो गरीबों के खून को चूसते हैं। हमारे जो कि हाट में चले जाइए आप, जो कि हाट अगर चाहते यहाँ के पुराने लीडरान जितने भी आए हैं जब से ये देश आज़ाद हुआ है, तो इसको स्वर्ग बनाया जा सकता था। इसके अंदर क्वालिटी नज़र आनी चाहिए थी। अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने तेलंगाना वहाँ के सरकार के सामने में उन्होंने मुतालबा किया और उन्होंने जो मरहूम उनके जो अहलिया थी और उनके बच्चों को पैसे भी दिए उन्होंने, और 2 BHK का फ्लैट हैदराबाद शहर के अंदर अलॉट किया, बल्कि अगले दिन ही उनको दिलवाया। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब हैं। ये वो शख्स हैं जो पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, लेकिन आज हम इनके पास बैठे हैं, इनसे बात करने के लिए बैठे हैं, चूंकि इनका गृह जिला अररिया है और जो कि हाट विधानसभा के रहने वाले हैं और AIMIM से ताल्लुक भी रखते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अररिया अभी बहुत चर्चे में है, पूरा सदमे में है पत्रकार विमल यादव और दरोगा नंद किशोर यादव की हत्या के बाद, और आप लोग चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। ये हादसा हो जाता है। एक तो जो रक्षक हैं हमारे पुलिस वाले थे, एक थाने के SHO हैं, बड़ा बाबू हैं, उनको चोर इतना हिम्मत वाला कि उसको गोली मारकर वो चला जाता है। ये इस बात की वजाहत है कि हमारे बिहार के अंदर जो पुलिस प्रशासन का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, ये बिल्कुल कमज़ोर है। इस पर काम होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि दूसरा हादसा जो हुआ उस दिन रानीगंज में, जो पत्रकार थे उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई घर में सामने। अगर पुलिस डिपार्टमेंट का सिस्टम अगर मजबूत हो हमारे बिहार के अंदर, तो इस तरह की हरकत फिर नहीं होगी। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और जदयू के विधान पार्षद वे पूरे सीमांचल में घूम रहे हैं, कारवाने इत्तेहाद यात्रा निकाले हुए हैं, हर जगह कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कट्टरपंथी से बचें, और कट्टरपंथी सीधे सीधे AIM को लोग कह रहे हैं। देखिए AIMIM की फ़िक्र तो वो ना करें, बल्कि फ़िक्र जनता की और आवाम की उनको करना चाहिए। अभी वो कारवान इत्तेहाद अपनी पार्टी को मजबूत करने चले। उनके नज़रों के सामने में उनकी सरकार और उनको पावर में रहते हुए लोगों को मर्डर कर दिया जाता, मार दिया जाता है। अभी तो उनको सभा करना चाहिए, उनको इंसाफ दिलाने में, बल्कि कोशिशें करनी चाहिए, ताकत खर्च करनी चाहिए उनको उन मुजरिमों को पकड़ने के लिए जिन्होंने एक पत्रकार को और एक पुलिस प्रशासन को एक पुलिसकर्मी को, पुलिस अधिकारी को एक मार दिया गया। इन लोगों के लिए काम करना चाहिए, लेकिन इन लोगों की तरफ इन लोगों की कोई तवज्जो नहीं होती, बल्कि ये अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए आने वाले इलेक्शन में कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से कामयाब हो, ये खोखली लोगों को तसल्ली अभी जो दे रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। बल्कि इन लोगों को अभी मेहनत करनी चाहिए, इन लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए, उन गरीब लाचार बेबस इंसानों को सहारा देने के लिए जो अभी इंसाफ के लिए दर के लिए भटक रहे हैं। अभी हमारे नौजवानों के एजुकेशन के ऊपर देख लीजिए। पहले कहा कि BPSC के ढंग से तैयारी करो, उसके बाद पहले तो कहा कि DLED करो, BEd करो, CTET निकालो। पढ़ता पढ़ता हमारे नौजवान बूढ़े हो जाएंगे। बताइए, यहाँ इनकी कभी समझ में नहीं आता, कभी कुछ लागू कर देते हैं एजुकेशन के नाम पे, कभी कुछ लागू कर देते हैं एजुकेशन के नाम पे। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। सरकार को एक मजबूत लाहे अमल तैयार कीजिए, उस पर काम कीजिए, आपको जनता उस पर वोट देगी। MIM क्या है भाई? MIM तो गरीब और मजलूम लोगों की एक इंसाफ की आवाज़ उस प्लेटफॉर्म से दी जाती है। मैं आपको बताऊंगा, देख लीजिए अभी जो वहाँ ट्रेन में जो गोली मार कर जिनकी हत्या कर दी गई, उनको बचाने के लिए बिहार सरकार, जो एक लड़का है वहाँ उस ट्रेन में जो शहीद किया गया, मारा गया उनको, उसके ज़रिए से, बल के ज़रिए से उसके घर तक नहीं गए लोग सरकार के पूछने के लिए। वहीं देख लीजिए मजलिस ने, MIM का एक कद्दावर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने तेलंगाना
वहाँ के सरकार के सामने में उन्होंने मुतालबा किया और उन्होंने जो मरहूम उनके जो अहलिया थी और उनके बच्चों को पैसे भी दिए उन्होंने, और 2 BHK का फ्लैट हैदराबाद शहर के अंदर अलॉट किया, बल्कि अगले दिन ही उनको दिलवाया। इन कामों को करना चाहिए इन पार्टियों को भी। वहाँ की सरकार, तेलंगाना सरकार तो देती है मदद, लेकिन बिहार के अंदर भी उसी ट्रेन में उसी कांस्टेबल की गोली से मारा गया, ये मधुबनी का वो शख्स है, उसके घर तक नहीं पहुंचे अभी। और मेवात के अंदर में जो नौजवान को मारा गया है, गोली मारी गई है, उसके घर पे चंदा करके बिहार सरकार के MLC चंदा करके, उनके मंत्री जमा साहब चंदा करके 10,000 रुपए लेकर पहुंचते हैं। शर्म से डूब कर मरना चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उनको 50,000 रुपए का कैश दिया और भी दूसरे लीडरों ने मदद की है। तो ये नाकाम सरकार है, इन लोगों के लिए काम करना चाहिए, ये नहीं करती। 10,000 के सवाल पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कहते हैं कि नहीं, उन्हें तो नहीं पता है इस बात का कि हमारा ग्रंथ कहता है कि एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। हमने क्या दिया अल्लाह बेहतर जानता है। आपने कुछ नहीं दिया है, आपने कुछ नहीं दिया, वही 10,000 रुपए दिया है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप हदीस का सहारा लेते हैं। हमारा ग्रंथ कहता है, आपका ग्रंथ तो बहुत कुछ कहता है, आपका ग्रंथ कहता है उनसुर अखाक ज़ालिमन व मज़लूमन, कि जालिमों को भी रोकिए और मजलूमों को इंसाफ दिलाइए।